गुड मॉर्निंग ऑल। आज के दिन अपन धातु प्रकरण को कंप्लीट करते हैं। अभी मिश्र धातु में दो धातुएं बची थी, कांस्य और वर्तलोह। बाकी सब अपन कर चुके हैं। ठीक है, तो अब कांस्य शुरू करेंगे आज। तो अभी मैं 10 मिनट में ये दोनों कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, बस फिर एंड करेंगे क्लास। आज अपन को यही पढ़ना है बस, कांस्य। तो एक हम्म तो कांस्य धातु किसको बोलते हैं? ब्रॉन्ज को बोलते हैं। जैसे कि अपने कोई भी जैसे प्रोग्राम वगैरह होता है तो उसमें फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, थर्ड रैंकर होता है ना। तो थर्ड रैंकर को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। तो वो एक तरह से वहां से हो गया है शुरुआत। ठीक है, कांस्य मतलब ब्रॉन्ज, व्हाइट कॉपर भी बोलते हैं इसको। तो इसका अंग्रेजी नाम व्हाइट कॉपर मैंने बता ही दिया, कांसा हिंदी में बोलते हैं। लैटिन नेम इसका ब्रॉन्ज है। पर्यायों की बात करें तो पर्याय इसके क्या क्या हो जाएंगे? ताम्र त्रिभुज, कंसक, घोष, सौराष्ट्रज, कंसीय, कास्यक, घोष पुष्प, घोषक, घोष, वह्निलोह। ये इस तरह के इसके कुछ पर्याय हैं। आप इनमें से 4 या 5 पर्याय याद कर लेना, मोर देन सफिशिएंट रहेंगे, ज्यादा याद करने की आपको जरूरत नहीं। अब इतिहास की बात करें तो इतिहास अपने भारतीय संस्कृति में तो हम इस बहुत पुराने टाइम से इसका यूज हो रखा है। ठीक है, जैसे कि बर्तन हो गए, मंदिर की घंटियां हो गई, मूर्तियां हो गई, उनका निर्माण इससे किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा सुश्रुत संहिता, चरक संहिता के काल में भी इसका बहुत जगह उल्लेख किया गया है। ठीक है, 8वीं शताब्दी के बाद रसायनों में भी कांसे का उल्लेख किया गया है। इसके पश्चात शोधन, मारणादि प्रक्रियाओं के विकास के बाद इससे भस्म निर्माण करके इसका औषधीय प्रयोग भी बाद में जो है प्रचलन में आ गया। ठीक है, मतलब पहले इससे क्या होता था, घरेलू यूज जो होते थे ना, जैसे मंदिर, घंटी, बर्तन वगैरह, इनमें किया जाता था। फिर धीरे धीरे करके विकास हुआ और रस शास्त्र मतलब डेवलप हुआ। तो इसका प्रयोग भस्म बना के और है ना औषधीय रूप में भी किया जाने लग गया। ठीक है, अच्छा, पित्तल किस किस का कॉम्बिनेशन था? पित्तल में कौन कौन सी धातु थी? हिमानी? हाँ, और रेशियो क्या था उनका? रेशियो नहीं पता? 2:1। आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज आ रही है? अब हाँ, बिल्कुल 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 सही। तो बस यही है, यहाँ पे वहां पे रेशियो, हाँ वहां पे कॉपर और जिंक का रेशियो 2:1 था। और यहाँ पर क्या होगा? कॉपर के साथ साथ वंग धातु होगी। वंग कौन सा है? टिन। ठीक है, तो 4:1 में होगा ये। तो यहाँ पे अगर इसका निर्माण करने का अगर अपन देखें तो 8 भाग ताम्र और 2 भाग वंग को एकत्र मिलाकर पिघलाने पर कांस्य नामक मिश्र धातु का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ऐसा आयुर्वेद प्रकाश में बता रखा है। तो रेशियो क्या हो गया यहाँ पे ताम्र और वंग का? 4:1। ठीक है, 4:1। तो इससे इसको ताम्र वंग की उपधातु भी बोला जाता है। ये श्वेत वर्ण की चमकीली होती है। और बाकी मैंने बता ही दिया, जाल मंजीरा, घंटी, पात्र वगैरह इसका बनाने के लिए निर्माण किया जाता है। सर्वप्रथम इसका निर्माण सौराष्ट्र में होने के कारण शायद इसको सौराष्ट्रज बोलते हैं। ठीक है, एक सौराष्ट्र से और भी था। क्या था? कौन सा द्रव्य था? महारस में था शायद, जिसको सौराष्ट्रिका और ऐसे कुछ नाम थे उसके। याद है? महारस में कौन सा महारस था जिसके पर्याय सौराष्ट्रिका ऐसे करके थे? चलो कोई बात नहीं, याद करना। ठीक है, हाँ। हाँ, थोड़ी तबीयत खराब है तो इसलिए ऐसे आवाज आ सकती है। फिर भेद की बात करें तो कांसे के कितने भेद? 2 प्रकार के भेद होते हैं। पहला पुष्प कांस्य, जो कि अत्यंत श्वेत वर्ण का, रोग शांति हेतु श्रेष्ठ, मतलब श्रेष्ठ प्रकार का जो है वो पुष्प कांस्य होता है। और दूसरा तैलिक कांस्य, वो है कपिश वर्ण का। कपिश वर्ण मतलब जैसे बंदर का जैसा वर्ण होता है ना, हरिकेश टाइप का, हरा पीला सा मिक्स, तो वैसे टाइप का वर्ण का। ठीक है, अब ग्राह्य के लक्षण देखे अपन। ग्राह्य कांस्य कैसा होना चाहिए? तो तीक्ष्ण शब्द युक्त होना चाहिए, मतलब उस पे अगर सॉरी
और ये आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं कैसे। स्क्रीन विजिबल है? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था तीक्ष्ण शब्द युक्त, जैसे उस पर आघात करते हैं ना तो तेज ध्वनि निकलती है उससे। मृदु होता है, चिकना होता है, ठीक है। फिर किंचित श्याम व श्वेत वर्ण का होता है, स्वच्छ चमकीला, तपाने पर रेडिश कलर का हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार का जो है ग्राह्य यानी मेडिसिनल पर्पज से जो है अपन जिस को काम में लेते हैं, इस टाइप का कान से होना चाहिए, ठीक है। अब शोधन वारण की बात करते हैं अपन। तो शोध ग्राह्य भी होते हैं, ग्राह्य के लक्षण भी आपको बुक में मिल जाएंगे। तो वही है, वो खर हो, रूक्ष हो, भंगुर हो, आघात सहने पर जो मंद ध्वनि उत्पन्न करने वाला हो, इसके जस्ट ऑपोजिट टाइप के गुण होते हैं, वो अग्राह्य वाले हो जाते हैं। शोधन, तो शोधन में यह है, तेल तक्रादि से शोधित कांस्य के पत्रों पर को अग्नि पर प्रतप्त करके 7 बार गौमूत्र में बुझाने पर जो है वो शुद्ध हो जाता है। यहाँ पे जो अपन ने नॉर्मल शोधन की विधि यूज ली थी, तेले तक्रे गवाम मूत्रे ही आर नाले कुलत्थजे वाली, तो वो करके शोधन कर लें। फिर उस शोधित कांस्य को 7 बार गौमूत्र में वापस बुझाना है। इस प्रकार से जो है पूर्णतः शोधन हो जाता है, विशेष शोधन हो जाता है कांस्य का, ठीक है। फिर एक आपको बुक में और मिल जाएगी विधि। तो एक पात्र में गौमूत्र एवं सेंधा लवण डालकर उसमें कांसे पत्र को रखें, फिर इसे चूल्हे पर चढ़ाकर 1 प्रहर तक अग्नि पे पकाने पर जो है वो शुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप दूसरी विधि भी आप याद कर सकते हो। हालांकि ये विधि ज्यादा सही है, क्योंकि तेल तक्र वाला तो आप सामान्य शोधन याद करोगे ही, फिर उसके बाद उसको गोमूत्र में 7 बार और बुझाना है गर्म करके, ठीक है, निर्वाप करना है। तो इस प्रकार से शोधन हो गया। मारण की बात करें तो समान भाग शुद्ध गंधक और शुद्ध हरताल को नींबू स्वरस में पीस कर उसका कांस्य पत्र पर लेप करके सुखाएं, फिर शराब संपुट में बंद कर अर्ध गज फुट की अग्नि दें। इस प्रकार 5 फुट देने पर कांसे की भस्म तैयार हो जाती है। यही विधि अपन ने याशद में भी देखी थी, यही विधि और पहले भी देखी थी, ठीक है। मतलब लगातार 4-5 योग हैं, मतलब यौगिक है जिनमें आपको सेम विधि फॉलो करनी है, ठीक है। जब ट्रिक बताऊंगा तब मैं इसके बारे में और डिटेल में बता दूंगा। तो यही है मारण की विधि, कि गंधक और हड़ताल समान मात्रा में लिया, उनको अच्छे से मिक्स किया, फिर उसके बाद उसमें नींबू स्वरस की भावना देकर लेप बना दिया उसका। इस लेप को कासे के पत्रों पर लगाया और शराब संपुट करके अर्धगज फुट की अग्नि दी। इस प्रकार 5 फुट दिए, ठीक है। तो 5 फुट देने पर जो है कांसे की शुद्ध भस्म तैयार हो गई। भस्म का वर्ण कृष्ण वर्ण की भस्म होती है। भस्म मात्रा आधा से 1 रत्ती मात्रा में प्रयोग करते हैं। अनुपान की बात करें, या तो मधु के साथ दो या रोगानुसार जो भी द्रव्य है, जैसे वातज रोग है तो वहाँ सुरा वगैरह के साथ देना ज्यादा अच्छा रहता है, सुरा मांस रस वगैरह, ठीक है। पित्तज है तो पित्तज में सर्पी आदि के साथ जो है, सर्पी शीर इनके साथ ज्यादा अच्छे से काम करता है। और कफज जो है वहां पे मधु, आशा वरिष्ठ, ठीक है, इनके साथ जो है इसका प्रयोग बहुत ज्यादा लाभकारी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर कांस्य भस्म के गुण कर्म देखें, तो रस में तिक्त मैंने कही थी, जनरली सारी भस्में तिक्त रस वाली होती हैं। तो यहाँ पे रस में तिक्त, गुण में लघु, वीर्य में उष्ण, ठीक है। यह लेखन, दीपन, दृष्टि प्रसादन, कृमि, कुष्ठर और वात पित्त नाशक होती है। कांसे के पात्र में घृत को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के भोजन का सेवन करना लाभकारी होता है, ठीक है। घृत का जो है कांसे के पात्र में नहीं डालना चाहिए, उससे क्या है वो पॉइजनस हो जाता है। इसलिए यहाँ पे घृत में को कांसे के पात्र में रखने का मना किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख योगों की। तो शय केसरी रस, नित्यानंद रस, लक्ष्मी विलास रस, चिंतामणि रस और वात विध्वंसन रस, ये जो है इसके कुछ प्रमुख योग हैं। आपको 4 योग नाम याद रख लेने हैं, बस ज्यादा याद नहीं करना है। फिर आता है एक वर्तलो, ये भी एक टाइप का ब्रॉन्ज ही है, ठीक है। इसकी अगर अपन बात करें तो इसको भी अंग्रेजी में ब्रॉन्जी बोलते हैं, हिंदी में इसको भरित बोलते हैं, ठीक है, और संस्कृत में इसका नाम वर्तलो है। ये इसके पर्याय की बात करें तो पंचलोह, इसमें 5 प्रकार के धातुएं काम में लेने के कारण इसको पंचलोह बोला है। पंचरस, ठीक है, पंचरस बोलने के पीछे भी यही रीजन है कि 5 धातुएं अपन ने प्रयोग लिए। वर्तलोह आप पढ़ चुके, वर्तुल, भरत, वरत, ये इसके कुछ पर्याय हैं। इतिहास की बात करें तो मिश्र लोहों की श्रेणी में वर्तलोह का उल्लेख 13वीं शताब्दी से मिलता है, यानी 13th सेंचुरी में पहली बार वर्तलोह का जो है प्रयोग किया गया था, नाम आया था।
चिकित्सा की दृष्टि से इस धातु का कोई विशेष महत्व नहीं है, विशेषकर इसके पात्र में भोजन के लिए सब्जी और दाल अच्छी बनती है। मतलब मेनली इसका जो है घरेलू उपयोग में काम में लेते थे, मेडिसिनल पर्पज से इसका उपयोग है ना ज्यादातर नहीं लिया जाता था। ठीक है, तो ये क्या है, अपन इसको बनाने के लिए क्या विधि थी, कांस्य मतलब कांसा, ब्रॉन्ज, पित्तल, ताम्र, नाग और वंग। कौन कौन सी 5 धातु है, कांस्य, पित्तल, ताम्र, नाग और वंग। इन सभी पांचों धातुओं को समान मात्रा में लेकर एकत्र करके पिघलाकर जो है वर्तुलों का निर्माण किया जाता है। ये श्वेत वर्ण की धातु है। ठीक है, तो कौन कौन सी धातु वापस बता रहा हूँ, कांस्य, पित्तल, ताम्र, नाग और वंग। यानी जो दोनों पूती धातु हैं, ठीक है, वो पूतिलोह, और जो अपनी सारी मिश्र धातुएं आ गई बाकी की, वो पित्तल और कांस्य, और एक ताम्र धातु और कर लो। ताम्र तो सब में है ही, तो इसलिए ताम्र ऐड कर लो बस। ताम्र, कांस्य, पित्तल और नागवंग, इन सबको मिला के जो है ये बनाया जाता है। वर्तलोह के शोधन की बात करें तो वर्तलोह को करछुल में रखकर अग्नि पर पिघलाकर अश्वमूत्र में भुजाएं। इस प्रकार 7 बार प्रतप्त करके निर्वापित करने पर वर्तलोह शुद्ध हो जाता है। यानी इसका शोधन किसमें किया, निर्वाप विधि से। और क्या प्रॉब्लम हो रही है आज नेट में। हो जा कनेक्ट भाई। आज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कनेक्शन में, बट कोई ना, अभी तो हो गया है ऑलमोस्ट कनेक्ट, इस बार दिक्कत नहीं है, हो गया अपना टॉपिक वैसे ऑलमोस्ट। तो अपन कहाँ थे, शोधन पर। तो शोधन का मैं आपको बता रहा था, एक तो ये था कि अश्वमूत्र में जो है इसको 7 बार निर्वापित करना है। ठीक है, क्या करना है, करछुल में अग्नि पर पिघलाकर जो है अश्वमूत्र में इसको 7 बार, 1 सेकेंड, 7 बार निर्वापित करना है, यानी बुझाना है। तो इस प्रकार से पहली शोधन विधि अपन ने देख ली। फिर दूसरी शोधन विधि का मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल कांसे की जो शोधन विधि थी वही है, बस यहाँ पे अश्वमूत्र की जगह अजामूत्र काम में लेना है। मतलब तेल तक्रादि से शोधित वर्त लोह को प्रतप्त करके अजामूत्र में बुझाने पर शुद्ध हो जाता है। तो ये 2 विधियां शोधन की आपको बुक में मिलेंगी। ठीक है, पहली विधि मैंने आपको बताई थी कि करछुल में या कलछी में डाला और उसको पिघला दिया अग्नि पर। फिर ये पिघली हुई धातु को किस में बुझाया, अश्वमूत्र में। कितनी बार, 7 बार। इस प्रकार से वर्तलोह शुद्ध हो गया, पहली विधि। दूसरी विधि, तेल तक्रादि से शोधित वर्तलोह को प्रतप्त करके अजामूत्र में जो है निर्वाप करते हैं, तो वो दूसरी विधि हो गई। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इसके मारण की। तो मारण की अगर बात कर तो मारण कैसे करेंगे इसका, तो वही शुद्ध गंधक और शुद्ध हड़ताल को समान भाग में लेकर अर्कशीर के साथ, यहाँ पर अर्कशीर काम में लिया है। ठीक है, तो ये अंतर है, एक यहाँ पर अर्कशीर में मर्दन किया है। वैसे इन जनरल अपन किस में मर्दन कर रहे थे, नींबू स्वरस में। ठीक है, पिछले जितने भी योग पढ़े थे अपन उसमें नींबू स्वरस काम में लिया था, यहाँ पे अर्क दुग्ध काम में लिया है। ठीक है, तो अर्क दुग्ध के साथ मर्दन करके पिष्टी बना ली। इस पिष्टी को वर्तलोह के पत्रों पर लेप करके शराब संपुट कर गजपुट की अग्नि में पाक करें। इस प्रकार 5 फुट देने पर जो है वर्तलोह की भस्म तैयार हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे धातुओं में एक आपको बेनिफिट ये है कि कुछ ना है ना, तो आप यहाँ पे मतलब मिश्र लोह से, वो पूती लोह से शुरुआत कर सकते हैं इसकी, कि शुद्ध गंधक और शुद्ध क्या बोलते हैं हड़ताल, ये दोनों समान भाग में लिए और उनमें नींबू स्वरस की भावना दे दी। फिर उसके बाद जो लेप बना, उस लेप को जो भी पत्र है आपके पास, चाहे वंग पत्र हो, चाहे वो कांस्य पत्र हो, चाहे पित्तल पत्र हो, उन पर लेप कर दिया। फिर शराव संपुट करके अर्ध गजपुट या गजपुट की अग्नि दी। इस प्रकार 5 फुट देने पर जो है अपने को शुद्ध भस्म प्राप्त हो गई। ठीक है, तो ये नॉर्मल इन जनरल मारण विधि है, आपको सबकी सेम सी मिलती है। गुण की बात करें तो गुण में रस में कटु होता है,
अब तक तिक्ते तिक्ते पढ़ देते अपन, यहाँ पे आप कटु आ गया, ठीक है। वीर्य शीत होता है, विपाक अम्ल होता है, ठीक है। और फिर यह कफ पित्त नाशक होता है, रुचि वर्धक होता है, त्वचा के लिए हितकर होता है, क्रमिक नेत्र के लिए हितकर। तो इन जनरल अपन ने जितनी भी धातु की भस्में पढ़ी हैं वो सारी नेत्रों के लिए अच्छी होती है, त्वचा के लिए अच्छी होती है, कृमि नाशक होती है, ठीक है। तो ये 3 4 5 चीजें आपके पास कॉमन लिखने के लिए हो गई एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर नहीं कटेंगे बिल्कुल भी, यहाँ पे आपको उल्टा पॉजिटिव ही रहेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है। गुण में और कुछ नहीं है रस विपाक में, तो तिक्त रस जो है आप यही प्रेफर करना, ठीक है। तिक्त रस प्रेफर करना। अभी आवाज सही आ रही है मेरी? वैसे अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया, मात्रा आधा से एक रत्ती और अनुपान मधु होता है, यहाँ पे अपना ये टॉपिक खत्म होता है धातु वर्ग का, ठीक है। किसी को कोई डाउट? आवाज आई तो है ना पूरे? सुरभि, आवाज आ रही है? हिमानी? चलो क्लास एंड करते हैं हम। हाँ क्लास वैसे हो गई, रिकॉर्डिंग में आपको आवाज मिल जाएगी प्रॉपर, है ना।